अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी उसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे जिस मिनिस्ट्री में वो आज काम कर रहे हैं। जी हाँ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान का अलमिया है क्या कि जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, आप स्टील मिल को ले लें, PIA है, रेलवे है, वापडा है, आखिर ये सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले इदारे पिछली कई दिहाइयों से ये खसारे में क्यों जा रहे हैं। यही जो रेलवे का इदारा है 2000 की बात करें तो 4.8 अरब का मुनाफा देता था, आज ये 40 अरब के खसारे के साथ ये चल रहा है। और शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बड़ी मासूमियत से लोग ये पूछते हैं कि भाई ये 10 बजे वाली जो आने वाली ट्रेन है ये कितने बजे जाएगी। मीन्स के टाइमिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई ये सोच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में भी जो ट्रेन है ये टाइम पर चलेगी। अब शेख साहब से पूछेंगे कि जब से इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली है क्या इनकी ऑब्जर्वेशन है, पिछले 12 सालों में जहां ये काम छोड़कर गए थे उससे कितना आगे बढ़ा, क्या क्या इन्होंने खराबियां देखी, उनको दूर करने के लिए क्या करेंगे। इस पर और मुल्क की सियासत से जुड़े कुछ अहम सवालात आज हम शेख साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियत से आपने हमें टाइम दिया। हम समझते हैं ऑपोजिशन में कुछ और होता है, आप टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपके पास आ जाती है उसके बाद टाइम निकालना, बड़ा शुक्रिया आपका। शेख साहब, एक इंटरव्यू में आपका सुन रही थी, बकौल आपके 12 साल पहले आपने जहां पटरी छोड़ी थी आज भी 12 साल के बाद वहीं पर है। तो पिछले 1-1.5-2 महीने में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या खराबियां हुई, क्या ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो नुकसान छोड़कर गए, आज वो आपको बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने कुछ जो नई ट्रेनें चलाई हैं बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप गलत बयानी से काम अब आपने सवाल लंबा ना कीजिएगा, मैं इंटरव्यू लंबा देना चाहता हूँ, तेज देना चाहता हूँ। 12 साल पहले जहाँ ट्रेन छोड़ के गया था वहां मुन्नी सी भी तब्दीली नहीं आई, सिवाय कमीशन खोर बेईमानों ने 50-50 करोड़ का एक लोकोमोटिव लिया और ऐसा लोकोमोटिव लिया है जिसमें से 3 खराब हुए खड़े हैं इस वक्त। अच्छा, आज मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूं लोको वर्कशॉप में, आपके इंटरव्यू की वजह से मैंने दौरा कैंसिल कर दिया, आपको मैंने जुबान दी थी। और जब पहली दफा आया था 69 इंजनों का केस था। 12 साल पहले के बाद आज इस दफ्तर 7 वाले से मैंने फैसला दिया है, ताहिर साहब को इंचार्ज बनाया, मुझे बारिश आदमी नजर आए कि वो 69 इंजन जिनका केस नैब में 12 साल पहले मैंने दिया था उसमें से 5 हम ठीक करें टेस्टिंग के तौर पे। अच्छा, फिर 63 इंजन का था जिसमें से 13 इंजन खराब मिले हैं मुझे जहेज में, जब मैं उनको ठीक करने का फिल 4 मैंने ऑर्डर दिया है। राइट, अब आया हूं 55 लोकोमोटिव हैं, ये सब कमीशन खोर लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इन्होंने एक मुंह पे मास्क पहना हुआ है, ऐसा मास्क पहना हुआ है कि ये मीठा मीठा हाप और कौड़ा कौड़ा थू। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी करप्शन ख्वाजा साद रफीक के दौर में हुई है इतनी करप्शन जो है पाकिस्तान के किसी दौर में नहीं हुई। अच्छा, ये सब ओवर कैपेसिटी चीजें खरीदी हैं इन्होंने, ट्रैक को नहीं हाथ लगाया, सिर्फ इन्होंने। अब छोड़े पर मैं आज सियासी इंटरव्यू देना चाहता था, मेरे लिए इतना अहम नहीं है, तुमने सवाल किया और मैं मेंटली जो है, मैं इतने दिनों से वो रेलवे में निकला ही नहीं है। वो इमरान खान को उसकी अपील लगी कि शेख रशीद को वजीर रेलवे ना बनाना है जी, फ्रंट पेज पे बयान लो। मैं खुद कौन सा बनना चाहता था भाई, ये तो इमरान खान ने मुझे भेजा यहाँ पे। पिंडी मियां वाली ट्रेन चलाई है, उनको खुश करने के लिए चलाई है। देखें, ये कहते हैं ना, ये 6 ट्रेनें मैंने चलाई हैं इन्हीं पुरानी ट्रेनों को ठीक करके। कोई ट्रेन मैंने ऐसी नहीं चलाई जिसपे कौम के सामने झूठ बोलूं। 8-9 साल से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा। 6 ट्रेनें चलाई हैं, 4 की बजाय 6 और चलाऊंगा। मैं स्पेशल पैकेज दे रहा हूं मजदूरों को। इमरान खान से कहूंगा कि सारे मजदूरों को 1 ग्रेड स्केल बढ़ाए। इमरान खान से यह कहूंगा कि कल 31 को अल्लाह के फजल से धाबे जी एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर रहे हैं प्रेसिडेंट। अच्छा। चीफ मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है इसी हफ्ते चीन से आने के बाद कराची हैदराबाद एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये शटल ट्रेन मजदूरों का तोहफा है इमरान खान के लिए। कोई और कर लेता ना जी 5 साल, मैं तो पिछली दफा भी साल सवा साल रहा। और सखर एक्सप्रेस चलाएंगे, सिंध एक्सप्रेस गरीबों के लिए, अली बाबा जो अली रहमान बाबा एक्सप्रेस कम निरखों पे, माकूल निरखों पे चलाऊंगा। और फ्रेट ट्रेनें 8 से 15 करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। आप आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो ये मैं ऐलान कर रहा हूं आपके इंटरव्यू में कि 7 के 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर जो है वो वाईफाई हो गए हैं। अच्छा, ट्रैक
हो गए हैं, तब मैं आपको कह रहा हूं। सही। लेकिन मैं स्टेशन पे आके लोग अब बैठे ही ना वाईफाई मुफ्त देख के टिकट वाला इस्तेमाल करे हैं जी। सही। उधर सुन ले सक्कर में सब। प्रॉब्लम हो गई है, लोग जा ही नहीं रहे स्टेशन से। सो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ट्रैकिंग सिस्टम अभी मैंने टेस्ट किया है। अच्छा। 350 के 50 या 400 लोकोमोटिव में ट्रैकिंग सिस्टम लगाऊंगा। 1 अरब रुपया मैं इस डीजल से बचाऊंगा। 1 अरब रुपया इन 55 दिनों में मैं रेवेन्यू बचा चुका हूं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। 1 अरब रुपया मेरा फ्रेंड, मैंने कौम से वादा किया कि 1 साल में 10 अरब रुपए का टारगेट बिलियन में अचीव करके दिखाऊंगा। और ये रेल बूढ़ी है मेरी तरह, मेरी और रेल की उम्र एक ही है। अच्छा। और इस रेल में कशिश लाने के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, मैं अहम 65 साल की नहीं 70 साल की उम्र को मैंने फ्री टिकटिंग की है और अहम फैसले करूंगा। अच्छा। और अल्लाह से मदद मांगता हूं। बहुत ही बोसीदा हालात मिले हैं रेलवे में। ये जो अब रेलवे का निजाम है, 3 जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक है, मैकेनिकल है, सिविल है, 3 4 सतही निजाम है। सुना इन लोगों में इख्तलाफात बहुत हैं, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, हर कोई अफसरशाही झाड़ है। तो ख्वाजा साहब भी अपने दौर में ये मामला हल नहीं कर पाए, आप कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने सारे अपने ब्लू आइड लोगों को लगाया, मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूं। अभी तक मैंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। अच्छा। मैंने इनसे वादा किया कि आप मेरे साथ तावन करें, ट्रांसफर करना मेरा काम नहीं है। अच्छा। ऑन ओथ कह रहा हूं, अभी तक एक सिंगल मुआवन को भी मैंने ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन ये चीज ज्यादा देर नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है, इनफ इज इनफ। सो मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो 100 दिन का वादा किया है, आई विल प्रूव। 60 दिन के बाद मैंने कहा, आज मेरे 60 दिन 2 महीने पूरे हो गए, मैं 7 दिन लेट आया। शेख साहब आप अकेले तो जाहिर है कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की फजल से मैं अकेला ही बहुत। चलें बात सुने ना, जिस तरह खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ब्यूरोक्रेसी से तंग है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ कॉपरेट कर रही है, मुतमईन है आप ब्यूरोक्रेसी से? देखें, असल मसला यह है कि मैं सबको साथ लेकर चलने का हामी हूं। मैं अपोजिशन में और शेख रशीद होता हूं, इक्तदार में और होता हूं। अभी मैंने इनको कह दिया कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे, अगर आप मेरे साथ तामन नहीं करेंगे तो आज के बाद मेरा और आपका जोडो कराटे है। बैंकॉक के मसला क्या है? मसला यह है कि चीजें नहीं बताते। अच्छा। मसला यह है कि देखें, मैं ट्रैकर मर गया हूं 2 महीने तक। वो 350 ट्रैकर, यहां 400 पड़े हुए हैं, 50-50 हजार रुपए का ट्रैकर है। अब आप देखें ना, एक मिनिस्टर को कितना दुख होता है, वो 2 महीने तक धक्के खाए ट्रैकर लगवाने के लिए, मुख्तलिफ टेंडर, इसका सिस्टम ऐसा है। और उसे आज पता लगा है कि ट्रैकर तो घर में पड़े हुए हैं, लगाए नहीं 4 सालों से। सही। ताकि पता ना लगे कि शंटिंग कितनी हुई है, इंजन कितना चला है। कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने जब इस सिस्टम को लेकर कोई चीज अप्रूवल चाहिए थी, किसी को लगवाना था, कोई भर्ती करनी थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तक इजी एक्सेस थी। हाँ, इजी एक्सेस थी, 2-3 दिन में चीजें अप्रूव हो जाती थी, 1 दिन में एक अप्रूवल हो जाती थी। आपको तो कोई हर्डल्स नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब तक अप्रोच करने में, चीजें अप्रूव करवाने में? क्योंकि कहते हैं पैसा वो खर्च करना नहीं चाहते हैं, सिस्टम में बेहतरी भी लाना चाहते हैं, तो इस तरह की कुछ हर्डल्स हैं? कोई नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहता, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त हैं, इतनी अथॉरिटी है कि आप सब कुछ कर सकें? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम द मैन ऑफ द मैच, 1 मैन आर्मी नेम बाय शेख रशीद। अच्छा। मैं बिल्डोज कर दूंगा सब चीज को। अच्छा। या खुद हो जाऊंगा, मैं शिकस्त भी मान लूंगा और शिकस्त भी दूंगा। मैं वो नहीं हूं कि अकड़ा रहूंगा कि जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद। सही। ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगर अल्लाह को मेरी इज्जत मतलूब है तो रेलवे से मुझे इज्जत मिलेगी। सही। और मैं 1 साल में खसारे से निकाल के बताऊंगा कौन। 40 अरब का खसारा 1 साल, 25 अरब का लोन भी है, ये किसी को नहीं पता। तो ये कैसे 1 साल में करेंगे आप? मैं करूंगा जी इंशाअल्लाह ताला। सारी बातें नहीं मैं टीवी पे कहना चाहता। मैं गरीबों से नहीं शुरू होगा, मैं स्टॉक मार्केट से शुरू होगा। स्टॉक मार्केट वालों को परसों अलवी साहब जा रहे हैं ट्रेन का, धाबे जी का इफ्तिताह करने, उनको मैं वार्निंग देने जा रहा हूं कि हमारी जायदादें खाली कर दो। यही मैं पूछने लगी हूं आपसे, जो 4100 एकड़ कहते हैं कि जो कब्जे ग्रुपों के पास ये जगह है, बड़ा जरूरी है वागुजार कराना, इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास 7000 पुलिस है जी, हमें तो बाहर से पुलिस लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इनको बुलडोजर किराए पे लेके दूंगा, गरीबों की बस्तियां नहीं। अच्छा। हाँ, जो अरबों रुपए, 1 प्लाट पाकिस्तान का IH चुंदीगढ़ रोड की जो प्रॉपर्टी है वो खसारे से निजात दिला सकती है रेलवे को। ये सारे माफिया जो है ये मिला हुआ है
और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने खुद पेश होने जा रहा हूं कि भी अगर हमने रेलवे की ये प्रॉपर्टी खा जाएंगे सारे लोग, सही, ये खा जाएंगे रेलवे के। देखे ना रेलवे के मिनिस्टर पे क्या प्रेशर है, ये मुझे लीज पे दे दो जी, ये मैं कैसे दे सकता हूं। देखा ना, लोगों को ये भी समझना चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है अगर दयानतदारी, देखा मैंने शालीमार का हॉस्पिटल का केस भेजा नैब में, ठीक है, मैं चीन जा रहा हूं इंशाल्लाह, वापसी पे आके 3-4 टका के नैब को केस भेजूंगा। अच्छा, और मुझे खुद भी जाना पड़े ना, तो ये जो लोग चला रहे हैं नैब के चेयरमैन के साथ मेरी तस्वीर, ये एलएनजी की तस्वीर है। मैं ऐसे ब्रेक ले लूं जरा, ब्रेक के बाद आकर मुझे बताइएगा जो मनाजरे का चैलेंज किया गया, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? खाकान अब्बासी। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर बताइएगा। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब मनाजरे के लिए तैयार है खाकान अब्बासी साहब के साथ? मैं एक्सेप्ट करता हूं जी, आपके चैनल में सारे चैनल को इकट्ठा करके जहां वो चाहता है इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची डेट रखे, मैं इस मुनाजरे को कबूल करता हूं। खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और खाकान अब्बासी का तो मैं कहता हूं 747 जो बेचे हैं ये भी आ जाए कि इसमें भी उसने कमीशन खाई। ये ब्लू एयर कहां से निकली? कोई माजरत के साथ बड़े खाकान अब्बासी साहब जॉर्डन से ही आए थे ना, ब्लू एयर साथ तो नहीं लेके आए थे, लेकिन इनके क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग क्लचेज हैं, ये ख्वाजा साद रफीक और ये शायद खाकान और ये विकेट के दोनों तरफ खेलने के बड़े माहिर हैं। जब वक्त आया तो मैं नैब में आप सब कुछ दे चुके हैं? नैब में सारी मैंने एलएनजी का जो सुप्रीम कोर्ट में दिया, मैं खुद नैब के चेयरमैन के दफ्तर में दे के आया हूं। ये लोग कह रहे हैं इंसाफ, मैं तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे देने गया था। मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नैब को दी जाए, जाके तो आप सब कुछ दे आए हैं? मैं दे आया हूं। आए मेरे साथ मनाजरा करे जी, बताए किस दिन मनाजरा करना है, चीन से पहले करना है या मेरे चीन के दौरे के बाद करना है? जबरदस्त हो गया, शेख साहब तैयार है। ठीक है शेख साहब, महंगाई से लोग एकदम बड़ा परेशान हो रहे हैं। एक आम जो रेडी लगाता है ना, जिसकी जो दिहाड़ी पे काम करता है, वो इकोनॉमी की जो टर्म्स है उनको नहीं समझता। वो आज यही कहता है कि हमने खान साहब को वोट दिया था कि इन लोगों ने महंगाई की थी, पीपल्स पार्टी ने महंगाई की थी, लोड शेडिंग थी, आज हमें किस चीज की सजा मिल रही है? एक तो हुकूमत बड़ा कंफ्यूज रही, IMF जाना है नहीं जाना है, फिर चले गए, फिर सऊदी अरब, बड़ी अच्छी बात है हमें इमदाद मिल गई, लेकिन ऑपोजिशन ये मानने को तैयार नहीं है कि आप लोगों को बगैर शरायत के सऊदी अरब ने आपकी मदद की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं मुफ्त का लंच तो कहीं नहीं मिलता। ये आपको बताना पड़ेगा कौमी असम्बली में। देखें, मेरी इमरान खान से पूरी हमदर्दी है, उसको ऐसे हालात में मिले हैं कि जितना वो काम कर रहा है, और मेरा रेलवे में नारा है कि आराम हराम है, और सऊदी अरब ने कोई कंडीशन नहीं है। मैं सारी कौम, मैं सच्चा आदमी हूं, 8-9 साल से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, 3% पे रखने। हाँ पहले मैं बोलता था, और उस दिन का फंसा हूं जब से झूठ बोलना छोड़ दिया। कोई कंडीशन नहीं है, राइट? 3% का उनका इंटरेस्ट है, हमें पैसों की जरूरत है। और मैं आपको बड़ी खबर यह देना चाहता हूं, आज आसफ जरदारी और बिलावल एक पिच पे नहीं है। आज वो कब थे एक पिच पे? थे, उसको कोई वो निकल रहा है, कोकून की तरह बाहर निकल रहा है, सिल्क वॉर्म की तरह बाहर निकल रहा है, वो उसकी दस्तरस और इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहा है। ये मैं कौम को खबर देना चाहता हूं। और ये जो दौलत की लूट मार है, मैं तो अब 29 दिनों में 60 दिन हो गए हैं आज मुझे, क्योंकि मैं 7 दिन लेट आया था लाहौर, क्योंकि मेन रेलवे तो लाहौर है। या मैं इस्लामाबाद लाहौर ले जाऊंगा, तो या लाहौर के अफसरों को इस्लामाबाद लाऊंगा। अच्छा, क्योंकि मेन तो थीम यही है। और या मैं डिविजनल हेडक्वार्टरों को, एक हमने ग्वादर को भी हेडक्वार्टर इंक्रीज किया है। देखिए, इमरान खान को तो हाथ बंधे हुए मिले हैं। इमरान खान को तो वो सूरत हाल मिली है कि मैं समझता हूं कि अच्छा, वैसे बात यह है कि शेख साहब अपनी ही, इन्हीं की अपने लोग ही, हुकूमत के अपने लोग ही कुछ अनकंफर्टेबल हैं खान साहब के साथ काम नेचुरल है। मतलब ये है कि शाखर्चियां कम हो गई हैं, वो मजे कम हो गए हैं। जिस तरह आप पहले ब्यूरोक्रेसी मजे करती थी, अपने सियासतदान भी बातें करते हैं कि ये तरीका नहीं है काम करने का। बाज बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे पोर्टफोलियो मिल जाए, हर बच्चा ये चाहता है कि मेरे बंदे को लगा, कहां से लगा दें? बच्चे हैं, सीख जाएंगे, 20 साल जिद्दोजहद में रहे हैं, एकदम इनको इख्तिदार मिला है। सो हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं एम्बेसडर लग जाऊं, मैं कहीं जनाब, वो इमरान खान है। सो जितना तंग वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होगा, जितना अपनों से तंग मैं उसे अपनों से ज्यादा तंग है, अपनों से ज्यादा तंग है। अच्छा शेख साहब, आपने ऐसा क्या किया भतीजे को टिकट ले दी? वो तो इतने असूलों के पक्के हैं खान साहब
कि मौरूसी सियासत और किसी के भांजे भतीजे को टिकट नहीं दूंगा, किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं दूंगा, बड़ी तनकीद हुई है आप पे कि ऐसा क्या आप लोगों ने आपने किया? देखो, मेरी तो औलाद नहीं है, हाँ। ठीक है, मैं बेऔलाद शख्स हूं। ये सारे जितने सियासतदान हैं उनकी औलादों ने इलेक्शन जीता है, मेरे तो भतीजे ने जीता। क्या जैन नहीं है शाह महमूद का? क्या सरवर साहब का बेटा नहीं जीता? क्या खटक साहब का नहीं जीता? क्या स्पीकर साहब का नहीं जीता? क्या कुंडी बात है, आपने ये सारी मिसालें दे दी, तो ये फिर ये आप लोगों का जो नारा मैं इसलिए देखें, मैं खान साहब के साथ हूं। खान साहब ने से मेरी एक मोहब्बत है और मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया 10 साल खान साहब का साथ देके। अब डिलीवर करना हमारा काम है जी, लोग किसी के रिश्तेदार नहीं होते। हुक्मरानी बड़ा मुश्किल काम है, 18 घंटे काम करना पड़ता है और मुझे खुशी है इमरान खान काम कर रहा है। मैं करीब से वाच करता हूं, दिन में 2 दफा उनसे मिलने जाता हूं, है जी, दिन से 2 दफा उनके साथ मीटिंग्स में बैठता हूं और मुझे खुशी है कि हुक्मरानी के तौर और तरीके उसने बहुत जल्दी सीखे हैं। हालांकि मुझे बड़ा डर था कि ये क्या बनेगा। ये तो 40-40 साल से छौनी डाले बैठे हैं जी। देखिए ना कितना शदीद बुरान है कि 6 अरब रुपया रोज का सूद पड़ रहा है। फिर वो कहां से लाया उसने? मेरा मतलब है जो कुछ हालात हैं उस हालात में मैं समझता हूं कि उसने 60 दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस की है और मुझे पूरा यकीन है और मैं इस बात का हामी हूं कि जो वजीर मेरे समेत अच्छी परफॉर्मेंस ना करे उसको रिप्लेस कर दिया जाए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं और नोट कहना चाहता हूं, कोई सब मरम्मत करके ट्रेनें चला रहा हूं और कौम से माफी चाहता हूं। अगर मेरे पास नई ट्रेनें होती आपके लिए यही चलाता। और मैं खुद फ्रेट वालों के पास, दूसरों के पास, कोई आप मिनिस्टर से तोके कर सकते हैं कि एक एक आदमी को सुबह पूछता है कि यार आज कितने, डेली मैं रिपोर्ट लेता हूं। ये तो कमीशन का रेट पूछते हैं कि डॉलर का क्या प्राइस है। 50 करोड़ रुपए का इंजन ले लिया है और 30 इंजन खड़े हैं कि उसका बिजनेस ही नहीं है। उस 4,000 जो है सीसी के इन्होंने इंजन ले लिए हैं, उसका हिसाब किताब आप ऑडिट करवाएंगे पिछले सालों का? देखें, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी है, ये विकेट के दोनों तरफ खेलता है। मैं इसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये रोज रेलवे पे बात करता है। मेरी जान छोड़, मैं रेलवे में खुशी से नहीं आया हूं, जिम्मेदारी से आया हूं। अगर अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है तो मैंने साबित करना है कि रेलवे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मैंने यहां 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर सी पैक में परसों जा रहा हूं चीन, इमरान खान के साथ, अगर चीन से मेरी ख्वाहिश है हमारा ML1 या ML2 या दूसरे मायदे हो जाते हैं, मैं 1 लाख बंदों को रोजगार दूंगा जी, क्यों नहीं दूंगा? सही। जो गरीबों मेरा साथ देते हैं मैं उनका साथ ना दूं, मैं रेलवे के मजदूरों के साथ एक स्केल के लिए खड़ा हूंगा। चाइना मलेशिया से भी हमें कुछ मिलने की उम्मीद है ताकि IMF के पास जाने से पहले हमारी जो कुछ IMF के पास जाना नागजीर है। हाँ। और IMF ये सारे अजीब इस्तिलाहात भेजते हैं। IMF पाबंदियां जरूर लगाता है लेकिन उससे लोगों को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन बिल आखिर वो इकोनॉमी की रिफॉर्म होती है। ये बात और सियासतदान कोई नहीं कहेगा। लोगों, सियासतदानों को तरबियत भी देनी चाहिए लोगों की। IMF गाली नहीं है, सारे सियासतदान उसके पास गए हैं। लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए हर कोई IMF को बुरा समझते, आप लोग भी बुरा समझते थे शेख साहब। देखिए, खान साहब कंटेनर पे चढ़कर बात करते थे। मैंने आज तक जिंदगी में वो बयान दिया जो मेरे साइज का हो। मैंने अपने साइज से बढ़ के कभी बयान नहीं दिया। और ये जो आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं तंग हो गया हूं रोज सुन के। यार, मैं जितनी अल्लाह ने मुझसे रेलवे चलाई ना, मैं उतनी चलाऊंगा। और जो कुछ वो मुझे जहेज में अपने ब्लू वाइट छोड़ के गए हैं, एक आदमी को मैंने रिप्लेस नहीं किया उनको, ताकि उसको इतलात मिले कि शेख रशीद क्या कर रहा है। अच्छा। मैंने इसलिए भी उसके PS को भी मैंने रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, तो वो उसके SRB को भी नहीं। सब सही काम कर रहे हैं। मैं काम ही ठीक कर रहा हूं, मेरे साथ गलत करेगा तो क्या करेगा? डायरेक्शन मैंने देनी अल्लाह के हुक्म से। सही। और मैं नहीं इमरान खान का, हालांकि उसने 2 दफा मुझे पूछा है इमरान खान ने, यार शेख रशीद तुझे सारे वहां तेरे मुखालिफ होंगे, रिप्लेस चेंज कर ले जिसको। मैंने नहीं कहा, मैं खान अल्लाह अच्छा करेगा, 100 दिन के बाद फैसला करेगा। 100 दिन के बाद फैसला करेंगे। अच्छा, 31 अक्टूबर को अगर APC होने जा रही है और कोशिश भी जो मौलाना साहब कर रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मीटिंग हो जाए, इसके पीछे आपको एजेंडा क्या लगता है? अब तो मैशियत भी जाहिर है कुछ संभलने लगेगी, जब IMF से भी आप पास चले जाएंगे, चाइना भी आपको कुछ दे जाएगा, अब मलेशिया से भी कुछ अच्छी उम्मीदें हैं, सऊदी अरब ने ऑलरेडी मलेशिया का तो नहीं मुझे पता, लेकिन चीन से और IMF से बेहतरी की तोके। इनका फिर एजेंडा क्या हो सकता है?
कोई एजेंडा नहीं है। देखें यहां तक ये करप्शन के केसेस में घुसे हुए हैं। अब कोई हुकूमत इनसे एनआरओ करेगी तो बहुत ही बेहुदा और फजूल हुकूमत होगी। अब अगर किसी ने इनसे एनआरओ किया तो इस कौम के साथ वो होगा जिसका एक कौम कभी। मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती ये थी जो इसने इनके साथ एनआरओ किया। दी ब्लंडर, मेरी बात सुने, मुझे मदर ऑफ दी ब्लंडर, बात सुने, ब्रेक लेने मदर ऑफ दी ब्लंडर मुशर्रफ ने किया जो इनके साथ एनआरओ किया। जब एनआरओ करना नहीं है तो बार बार ये ऐलान करने की क्या जरूरत है? कान खोलकर सुन लो मैं एनआरओ, जब करना नहीं है तो बार बार ऐलान करने की जरूरत। हुक्मरानों पे बास प्रेशर ऐसे होते हैं कि एनआरओ करना पड़ जाता है। ठीक है, एनआरओ उस वक्त किया जाता है जब बहुत सारी हालात इस तरफ रुख ले लेते हैं, इंटरनेशनल बहुत बड़े मामलात हैं, सो सुकून और अमन के लिए करना पड़ता है। इनके साथ एनआरओ करना मुंह काला करने के बराबर। कर भी नहीं सकते ना, केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहे हैं, एनआरओ कैसे कर सकते हैं? या कानून में तरमीम लानी पड़ेगी। पाकिस्तान में देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। अच्छा, बात चेहरे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो करवा देते हैं। मुझे जरा ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शेख साहब, ये मौलाना साहब इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? और मौलवी साहब बादशाह आदमी हैं, इनको ठीक हो जाएंगे। भाई जिंदा तो रहना होता है, सियासत में हर आदमी अपना माल बेचता है और ये वाहिद सियासतदान है जिनकी ख्वाहिशें अभी तक बर नहीं आई। वो जुनेजो से इलेक्शन आ रहे, वो हर दौर में ये चाहते हैं कि मैं कैंडिडेट। अब अल्लाह ने उनके नसीब में यही लिखा हुआ है, तो जो उसके नसीब में जितना है सो मौलवी साहब को समझा लेंगे। अच्छा, हाँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल तो वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों समझे हुए हैं, क्योंकि दोनों का मुफाद इसी में है कि पंजाबी में कहते हैं बचिया बच के। देखो डिप्रेशन का शिकार है नवाज शरीफ, इसलिए मैं उस पर तबसरा नहीं ज्यादा कर रहा। वो उसने सोचा ही नहीं था कभी ये हो जाएगा जो कुछ उसके साथ हो गया है। जब बुढ़ापे की उम्र में इंसान के सदमात भी अल्लाह ताला बेहतरी करे रखी, उसको ये दौलत भी डसती है कि इतनी दौलत मैं छोड़ के जा रहा हूं। इतनी दौलत जो है ये मेरे बच्चे अफोर्ड कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। बच्चों के लिए उसने अपना सब कुछ तबाह कर दिया। इन दी एंड कफन के साथ जेबें नहीं होती कि ये बिल्कुल सही, कफन ही होता है। बिल्कुल सही। हर आदमी को ये सोच रखना चाहिए। तो और बाकी एनआरओ के पैगामात मिले हैं जो बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और फवाद चौधरी भी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की कभी अगर गलत बात होती तो कभी ना कहता, मैं तस्दीक करता हूं, मैंने खुद मैसेजेस देखे। कुछ गैर मुल्की, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मैं गैर मुल्की नहीं बात करता। अच्छा। मैंने लोकल मैसेज देखे हैं कि लोगों को टाइम मांगते हुए। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये दोनों तरफ से, जरदारी दोनों साहब तरफ से नहीं, नून लीग। मैंने एक तरफ के ही देखे हैं। अच्छा, इसका मतलब इस बात में सदाकत है कि एनआरओ की कोशिशें हो रही हैं। कौम को मुझ पे यकीन रखना चाहिए, मैं झूठा इंसान नहीं। सही। सियासत मेरी जिंदगी लेकिन का। हुकूमत को एक और काम करना चाहिए, एटलीस्ट ये तासुर नहीं देना चाहिए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिसका इल्जाम आप लोगों पर लग रहा है। ये कहना है कि 100% जो है वो नवाज शरीफ दोबारा जेल में होंगे, 50 लोग और मुझसे सवाल यही करें, उनको सजाएं। चले ठीक है, फवाद चौधरी इतनी मेहनत करके मेरी बात सुने ना, अगर कल को उनको वाकई सजाएं हो जाती है तो इल्जाम तो हुकूमत पे आएगा ना। तो हुकूमत पे तो वैसे ही आएगा। आपको कैसे इल्हाम हो गया? देखें, बाज बच्चों के चेहरे पे लिखा होता है कि आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। वहां उन्होंने लितर रखा होता है कि चन्ना किथे। ये गरीब के लिए, बड़े लोगों के लिए तो मौजें लगी हुई हैं, एसी लगते हैं, खाने की खबरें छपती हैं। जरदारी साहब नवाज शरीफ इकट्ठे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अभी इट्स टू अर्ली। 50-60 दिन जो है ना, तो इसमें तो कुछ नहीं होने लगा। 30 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला इमरान खान क्राइसिस से निकल आएगा बाहर। ये आप फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, माशी बहरान जो चल रहा है। देखिए, अब सियासत और मईशत इकट्ठी है। हमें 30 दिसंबर तक मैं इमरान खान साहब को बुरान से निकलता हुआ देख रहा हूं। महंगी होगी बिजली, महंगाई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और सारी चीजें होंगी, क्योंकि चोरों के बाद चौकीदार आया है, लुटेरों के बाद एक बेहतर इंसान आया। एंड नेशन हैज नो ऑप्शन एक्सेप्ट द इमरान खान। ये लोगों को भी पता है, और एक यूथ की बहुत बड़ी तादाद उसके साथ है।
लेकिन शेख साहब जो बड़े बड़े दावे वादे किए हुए हैं, 50 लाख घरों को ही ले लें, 50 लाख घर का मतलब है साल में आपने 10 लाख घर बनाने हैं, और एक साल में 10 लाख घर बनाने का मतलब है कि एक महीने में आपने तकरीबन ये हिसाब किताब छोड़ें, ये उसकी ख्वाहिश, ही वांट टू डिलीवर, उसकी ख्वाहिश है, वो उस पर काम कर रहा है। और देखें, नेकी की इब्तदा में थोड़ा वक्त लगता है। अगर वो अपने वादों पे 20% भी डिलीवर कर गया ना, तो अगला दौर भी उसका होगा। अगर कोई खुदा न खास्ता इस मुल्क में ऊंच नीच ना हो गई, अगर वो अपने वादों पे 25% भी काम कर गया, डिलीवर कर गया, अगला दौर भी उसका होगा। क्योंकि अवाम का एक लाखों समुंदर हर साल वोटर बन रहा है, और ये इमरान खान का वोट है, और वो इन नापसंदीदा और बोसीदा और गंदे और परागंदे चेहरों को वो नौजवान नहीं पसंद करता। लेकिन अगर हम फंस गए, हमसे वही गलतियां हुई जो चोरों ने की हैं, और हमने करप्शन के लिए 440 बुलेट की गोली ना रखी, जीरो टॉलरेंस ना रखी हमने करप्शन के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो फिर तो आप बैल मुझे मार। लेकिन आप लोग ये मत भूलें कि आप लोगों की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों के सहारे पे खड़ी है। एमक्यूएम बड़ी दफा कह चुकी है हमारे मुतालिबात ना माने, हम लोग आप लोगों से अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एमक्यूएम वाले भाई हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हुक्मरानों की कशिश ही बड़ी होती है। एक दिन ज़ियाउल हक से मेरा हो गया मसला, उसने कहा शेख रशीद तुम मेरी मुखालफत क्यों करता है? मैंने कहा ज़ियाउल हक साहब, प्रेसिडेंट साहब, अगर जान की ईमान पाऊं तो अर्ज करूं। उसने कहा नहीं मैं, तू वन लाइनर है, मैं तेरे स्टेटमेंट पढ़ के एंजॉय, मेरी फैमिली भी एंजॉय करती है। मैंने कहा हुजूर, हुक्मरानी में इंसान हो ना, प्रेसिडेंट साहब जनरल ज़ियाउल हक का, तो आंख एक दूसरे से ना मिलती हो ना, तो कहते हैं हीमा मदीनी से मिलती है। और जब आदमी हुक्मरानी से उतर जाता है तो कहते हैं बहंगा है, टीरा है। इख्तदार की भी अपनी कशिश होती है। हाँ। हमसे वो लोग भी मिलते हैं जो हमसे हमारा चेहरा देखना गवारा नहीं करते थे। सो मैं आई एम ए डिफरेंट मैन। आई लव एज ए अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर। हुक्मरानी बड़ा काम करना पड़ता है जी, मत मारी जाती है, आधी दुनिया नाराज हो जाती है। डिलीवर करना इज ए वेरी टफ जॉब। और रात को टीवी पे 2 प्रोग्राम करके सो जाओ, रात को सिगार पी के बल्ले बल्ले शहर में जाओ, लोग कहते हैं सही है। हम लोग तो आपके पेशन गोइयों को बड़ा ही मिस करते हैं शेख साहब। जरदारी साहब की सियासत कहां देखते हैं आप? मैं नवाज शरीफ साहब की सियासत को खत्म देख रहा हूं, इस खानदान, मरियम नवाज को, सबकी सियासत को खत्म देख रहा हूं। अच्छा, आसफ जरदारी की सियासत के बारे में मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आसफ जरदारी ने अभी खुद ये फैसला नहीं किया कि उसने क्या करना है। एक मैंने पेशन गोई कर दी है कि बिलावल भुट्टो आसफ जरदारी के इन्फ्लुएंस एजेंट पॉलिटिक्स से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अम्ब्रेला ऑफ जरदारी, बाहर निकल गया। एंड यू विल सी आफ्टर माई इंटरव्यू विद इन 15 to 20 days। 15 to 20 days? यस। क्या ऐसा क्या होगा? मेरे मैं मुख्तलिफ राय रखेगा वो पार्टी के अंदर। अच्छा, तो फिर 2 सूरतें होंगी, या पार्टी में सरवाइव करेगा या नहीं? नहीं करेगा सरवाइव। पार्टी में क्यों नहीं करेगा? पार्टी बेवकूफ नहीं है इतनी। पीपल्स पार्टी करप्शन के हाथों दागदार हो गई है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म होगी। आज भी फेडरल में दूसरी बड़ी जमात है, जो भी मर्जी हो देखें, ये सारी जमात सारे ढूंढ रही है। एक दफा तो मुस्लिम लीगी जो है ना जी, वो झटका लेता है। सो ये मैंने आपको बता दिया है। हर रात के बाद दिन तो चढ़ता है शेख साहब। मैं नवाज शरीफ खानदान की सियासत नहीं देख रहा। मुस्लिम लीग ज़ाहिर है वो तो कभी नहीं मरी, कैद आजम के मरने के बाद भी नहीं मरी, तो नवाज शरीफ की सियासत के खत्म होने के बाद भी नहीं मरेगी। उसको लीड कौन करेगा? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, ये मार्क। सही। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सऊदी अरब पे बड़ा टफ टाइम चल रहा है कि वो सहाफी के कत्ल को लेकर अमेरिका भी सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, वेस्ट पूरा खिलाफ हो रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, पाकिस्तान किस पोजीशन में है कि आउट ऑफ द वे जाके सऊदीया को पाकिस्तान एक नई सियासत में दाखिल हो रहा है, रूस के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ। सो पाकिस्तान को अपने हमसायों से नहीं बिगाड़नी चाहिए। हजारों मील दूर एक सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुपर पावर है। और अगर इमरान खान ने सच्चाई के साथ इस कौम की क्यादत की तो ये कौम बन जाएगी। तो खारजा पॉलिसी पर आप जो पॉलिसीज बन रही हैं, और हमें पाकिस्तान के मफाद के लिए खारजा, मैं तो आज सोच रहा था कि जब हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की सपोर्ट की, मैं उस वक्त स्ट्रांग होता शुरू के दिनों में,
तो मैं इनको कहता इसको कहो कि ट्रकों की बजाय, माल ले जाने की बजाय कराची से ट्रेन के जरिए अफगानिस्तान ले जाओ, हमारी लहर पैर हो जाती। पाकिस्तान की इकॉनमी का राज सिर्फ ट्रेन में है। सही। अगर ट्रेन चलेगी तो हम इंडिया को शिकस्त देंगे, अगर ट्रेन बैठ गई पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया। अब आपसे इंटरव्यू करने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन जाऊंगी। जो आपने बातें की हैं कि रेलवे सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, वाईफाई सिस्टम चल रहा है, किरायों में बहुत हद तक कमी हुई है, अब लोगों से भी जाके पूछूंगी ज़रा ग्राउंड रियलिटी का अभी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वाकई इस तरह के कुछ काम रेलवे सिस्टम में, रेलवे के महकमे में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ चलकर लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर, और जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनसे बेहतर तो ज़ाहिर है कोई नहीं बता सकता कि रेलवे सिस्टम में जो तब्दीली की या अच्छा सिस्टम की जो बात की जा रही है, लोगों को सस्ती टिकटें देने की जो बात की जा रही है, वाईफाई सिस्टम की जो बात की गई है और जो सहूलियात के बारे में बात की जा रही है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो लोगों से पूछ लेते हैं कि किस हद तक रेलवे सिस्टम के निज़ाम में बेहतरी आई है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। रेलवे के किरायों में कमी हुई है? रेलवे के किराए कम हुए हैं? किराए 90 रुपए अद्धी टिकट का ते 150 पूरी टिकट का लाया नारवाल। 75 साल और 65 साल की उम्र के लोगों के लिए किराए उन्होंने सस्ते किए हैं। हाँ, रेट कटे कम हुए हैं। आप क्या कह रही हैं पहले जैसा? मुझे ना तो 150 लगा ना, लेके जाते थे अपना 150 रुपया। नहीं, वो जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए मेरी लगी है 90 रुपए अद्धी टिकट। सस्ती हुई है। सस्ती। तो ट्रेनें अब टाइम पे जा रही हैं? नहीं, ट्रेन ते ही 11 बजे बैठे हैं, 12 बजे आनी सी, लामा कबाल ते आई नहीं। अच्छा, अभी तक ट्रेनें टाइम पे आ ही नहीं रही हैं? लामा कबाल नहीं अजे आई कराची। वही बात जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में की थी, लोग ये कहते हैं कि 12 बजे वाली ट्रेन कब आएगी। वो 11 बजे तक की ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और अभी तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे का टाइम है, इनकी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ये इसमें तब्दीली नहीं ला सके शेख साहब। ट्रेन आपको भी टाइमिंग का मसला है? नहीं, हमारी टाइम 5 बजे की है हमारी, हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। वो 11 बजे से बैठे हुए हैं उनका? हाँ, नहीं, हमारे कनेक्टिंग स्टेशन है हमारा, हमें कराची जाना है। अच्छा, आप कनेक्टिंग में। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी शेख साहब के दौर में और जो ख्वाजा साद रफ़ीकत, आप रेगुलर ट्रेवल करते हैं ट्रेन पे? बिल्कुल। क्या फ़र्क है? फ़र्क तो अभी कोई ख़ास नज़र नहीं है। 40 दिन में क्या फ़र्क नज़र आएगा? यहाँ तो एलिवेटर्स तक नहीं है। माजूर और बुज़ुर्ग लोगों के लिए सामान उतारने के लिए परेशानी होती है, इतनी कुलियों के मनमोजिद रेट हैं कि, तो इस चीज़ पे भी तवज्जो देना ये लोग कि ये तो सहूलत तो दें कि एलिवेटर्स ही नहीं है इनके पास। सही। बुजुर्ग आदमी और बीमार आदमी कैसे आएगा? सही। कुछ नई ट्रेनें चलाने का भी इन्होंने ऐलान तो किया। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है आने वाले वक्त में। अच्छा, वाईफाई जो आजकल हमारी नस्ल हर एक के हाथ में मोबाइल है, वाईफाई चल रहा है? नहीं, आनी पासवर्ड लगाया हुआ है जी, वाईफाई। नहीं, तो पासवर्ड किसको बताते हैं ये लोग? नहीं, पहले तो फ्री था। लास्ट टाइम में जब आया था, लास्ट 6 मंथ हाँ, पहले फ्री था लेकिन अभी नहीं है। तो अभी अगर आपने किसी से पासवर्ड पूछना हो, आप दफ्तर में जाएं तो आपको पासवर्ड नहीं बताएंगे? वो कह रहे हैं पता ही नहीं है, मैंने खुद को नहीं पता उनको। शेख साहब सुन लें, अभी आपने मुझे प्रोग्राम में भी कहा था कि वाईफाई फ्री है, लेकिन जो लोग हैं जो टिकटें इस्तेमाल करें, जिन्होंने ट्रैवल करना है वही वाईफाई इस्तेमाल करें। वो लोग कह रहे हैं कि हमें वाईफाई जो है ना उसकी सहूलत नहीं है, पासवर्ड लगा हुआ है, और पासवर्ड का पूछने जाते हैं दफ्तर तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है। तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन शेख साहब आए हैं कि आपने जो बातें की हैं उनको काउंटर चेक भी कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ शायद हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो। शेख साहब के तवज्जुह से उनको पहुँचाएं ये बात, हमारे तवज्जुह से शेख साहब तक बिल्कुल पहुँचाएं। शेख साहब को ये बात और ये नोटिस है कि मेरी गाड़ी 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई गई, जबकि 2 नंबर खाली था। तो मुझे वहाँ से अपने बुजुर्ग लोगों के साथ और फैमिली के साथ बड़ी परेशानी से आना पड़ा। तो लिहाजा जब प्लेटफॉर्म खाली हो तो हमें यहाँ गाड़ी लगाई जाए ताकि सहूलत हो हमें। ये छोटे छोटे मसले हैं, ज़ाहिर है ये आमदनी का जरिया बनता है। सही। ये छोटे छोटे मसले हैं जो एक पैसेंजर को चाहिए होते हैं, इनको हल करना चाहिए। और ये रिलीफ है जो पैसेंजर को है ना, वो इस तरह की अगर आप फैसिलिटी देते हैं तो वो आपके सिस्टम को कामयाब बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप सेटिस्फाइड है रेलवे का जो सिस्टम है? आप जो उम्र आपकी है, किरायों में कमी हुई है? किराए में तो कमी नहीं हुई है। 1784 रुपये का टिकट है इसका, कदम कदम का। किसका? कदम का। कितने का? 1784 रुपये का। तो वो उन्होंने तो कहा है कि 75 साल के जो अफराद हैं, 65 तो आधा है, वो तो सही है। तो वही बात मैं कर रही हूँ। हाँ नहीं, वो तो है, 50% किया है उन्होंने, सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा है हमारे लिए। तो
हाँ तो ट्रेनें टाइम पे हैं? हाँ, ट्रेनें टाइम पे हैं, बैलेंस गुड है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है, लेकिन मुकम्मल टाइम पे नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोगों से बात हुई जिनकी 11 बजे ट्रेन आनी थी, वो अभी तक नहीं आई। ये तो मुझे पता नहीं है कि मैं कदम में कराची से आया था, ठीक 9:15 बजे लाहौर पहुंच गई थी वो तो। अच्छा, वहाँ से टाइम पे चली वहाँ गई? से हालांकि आधा घंटा लेट चली थी, वो 4 बजे चली थी अच्छा और ठीक 9:15 बजे लाहौर पहुंची थी। अच्छा, आप कराची से लाहौर आए थे? हाँ, आज यहाँ से जाना है, 4 बजे का टाइम है, हमें बिफोर आ गए, मैं स्टेशन पे बैठे मैं अभी। अच्छा, अंदर पता किया ट्रेन टाइम पे? नहीं, अभी पता नहीं किया मैंने। अच्छा, अभी तो ये शेख साहब का ज़ाहिर दौर चला है, इससे पहले आप रेगुलर ट्रेवल करते हैं आप ट्रेन पे? जी, रेगुलर ट्रैवल होता है। तो ख्वाजा साहब, साद रफीक साहब का जो दौर था उसमें भी ऐसे ही था, टाइमिंग फिट फाट जबरदस्त? वो बेटर था इससे, पहले से बेटर वो था। बेटर था, ख्वाजा वो बेटर साद था रफीक का पहले था। से, काफ़ी टाइमिंग क्या अच्छी हो गई थी। बेहतरी क्या थी? ट्रेन में बेहतरी, सफाई थी। अभी हम कराकरम से आए तो उसमें कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं था, और पहले यानी कि ज़्यादा सफाई सुथराई होती थी। अच्छा, आपको शिकायत है कि ट्रेनों में सफाई नहीं है? जी बिल्कुल, सफाई नहीं है, किराया ज़्यादा लिया जा रहा है जबकि सफाई है नहीं। किराए तो नहीं बढ़े? किराए बढ़े? जी किराए बढ़े हैं? जी बिल्कुल, कितने ही बढ़े हैं? 100 रुपीज़ पर सीट। अच्छा, 100 रुपीज़ पर सीट बढ़ा है? पहले 1600 का था, तो अब 17 अबव हो गया है। अच्छा, वैसे आप क्या तब्दीली क्या चाहते हैं आप? तब्दीली यही है कि किराए में कमी हो जाए और टाइमिंग सही हो, बेटर है, ताकि आम जो पैसेंजर हैं उनको भी रिलीफ मिले। सही। आंटी, अमला ताउन करता है? अमला ताउन करता है? हाँ, तो करता है जी। कोई शिकायत नहीं है? हाँ, नहीं कोई शिकायत नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी, ये एक बाबा जी हैं, उनको शिकायत है। मेरी रिक्वेस्ट है शेख रशीद साहब से, बात करें। ये जो ट्रेन है ना, ये सीट बाय सीट कर दें, इजाफी सवारी ना हो। चलने का रास्ता बीच में चलने का नहीं होता, इतनी सवारी, इतना रश होता है, सीट बाय सीट बिठाएं सवारी। नहीं, ट्रेनों पे खड़े होकर भी लोग ट्रैवल करते हैं? खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो 4-4 घंटे लोग खड़े रहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जहाँ बैठ गए खड़े हो गए, सारी रात खड़े हो ये गए। तो लोकल बसों वाला हिसाब हो गया। है नहीं जी, बिल्कुल। आप हमारी ये रिक्वेस्ट है दस्त बस्ता कि आप जो है ना सीट बाय सीट कर दें, बस ये है, और कोई बात सही, मतलब कि लोग खड़े ना हो। सही। सीट बाय सीट। बस यही प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं। जाने के लिए जगह नहीं मिलती हमें, हम ट्रेन में बाथरूम में जाना चाहें ना, हमें हमसे जाए। आपको क्या लगता है इतना ओवरलोड क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए? जी बिल्कुल, जाहिर है, यही बात है, ये करप्शन है। इतनी गर्मी है, पंखे भी वो पार उनके उतार दिए। सही। अब तो वैसे मौसम चेंज हो गया है। मौसम अभी तो गर्मी तो है ना, अभी हम तो कराची के रहने वाले हैं, जाहिर है। सही। शेख साहब, ये कुछ मसले हैं, हो सकता है ये आपके नॉलेज में ना हो ये मसले। कुछ लोगों को टाइमिंग्स का मसला है, ट्रेन में सफाई का मसला है, गंदगी है ट्रेन में, और एक जो बहुत बड़ा मसला अभी ये बुज़ुर्ग शहरी ने हमें बताया कि आप लोगों को जो खड़ा होके जाते हैं, गुजरने की भी जगह नहीं होती, वॉशरूम में जाने की जगह नहीं होती, हर सीट पे आप एक पैसेंजर जो है वो बैठा होना चाहिए, खड़े होके ट्रैवल करने की आप इजाज़त ना दें। कुछ कुली बैठे हुए हैं, इनकी रोज़गार का ज़रिया यही है। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर इसीलिए सामान के लिए वो लिफ्ट्स नहीं लगाई जाती कि इनको जो है ना वो इनकी कमाई का जो ज़रिया है वो बंद ना हो। रेलवे के सिस्टम में बेहतरी आ रही है शेख साहब के आने से? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो रहा काम। पहले क्या ख़राब था? पहले भी ठीक था, पहले सारफी साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। अब बिल्कुल ख़राब हो गया? नहीं, अब भी सही है। अच्छा, अब भी ठीक है। किरायों में भी कमी हुई है? हाँ, किराए में कमी हुई है। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग बड़ी खाल उतारते हैं लोगों की, सामान जब उतारते हैं लेते हैं। नहीं जी, हम तो नहीं उतारते, हम तो वो जो उससे तय होता है वही लेते हैं, प्यार मोहब्बत से लेते हैं पैसे। सही। आप कुछ कहना? अब मैं कहूँगा जो शेख रशीद साहब ने जो वर्दी चेंज की है हमारी, उससे हमारी काफ़ी बेहतरी आई है। जो वर्दी चेंज करने से क्या बेहतरी आई है? पहले इनके मुसाफिर को पता लग जाता है कि ये कुली है। पहले जरा खट्टे से रंग की थी, ऑरेंज से कलर वो की थी। मुसाफिर के बीच में मिक्स हो जाते थे तो मुसाफिर को दिक्कत होती थी हमें ढूंढने में, इसलिए हमें जो है ना परेशानी होती थी। शो नहीं थी यानी कि वर्दी, ये हमारी वर्दी शो है। कोई आप मुतालबा कोई शेख साहब से करना चाहेंगे बेहतरी के लिए सिस्टम में? नहीं, अभी यही बिल्कुल जो हमारे लिए ये कर रहा है, ये सबसे बड़ी यही बेहतरी है हमारे लिए, जो हमारी वर्दी चेंज कर ली, ये भी हमारे लिए आप इतने में खुश हैं? खुश हैं। ठीक है नाज़रीन, मिले जुले हमें लोगों के रिएक्शन मिले। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोग चाहते हैं सफाई हो, कुछ लोग चाहते हैं कि टाइम पर ट्रेन आए, और एक और शिकायत जिसका भी पहले भी मैंने जिक्र किया कि खड़े होकर जाने की शेख साहब इजाज़त ना दें लोगों को। आप उतने ही पैसेंजर ट्रेन में होने चाहिए जितनी सीट्स हैं, इससे ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। था हमारा आज का नाज़रीन प्रोग्राम।
प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।